दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा डायन। गांव से हाई स्कूल का रास्ता करीब 2 किलोमीटर लंबा होगा। पर गांव में ना तो उस वक्त वो स्कूल जाने की सुविधा थी, ना कोई दूसरा चारा। ये तो पैदल का सफ़र आम सा था। निर्मला हाई स्कूल में सबसे टॉपर स्टूडेंट थी। हर बार क्लास टॉप लाने का रिकॉर्ड बनाया था उसने। पर दिल से बड़ी कमज़ोर थी। भूत प्रेत के नाम से उसकी गिगी बन जाती थी। दूसरों के बने बनाए कहानियों में विश्वास कर लेती थी। यही कारण था कि वो स्कूल की टॉपर होने के बावजूद भी सभी के नज़रों में मजाक की पात्र बनी हुई थी। उसकी एक चचेरी बहन उसी के क्लास में थी, जो पढ़ने में ठीक तो थी, पर कभी भी भूत प्रेत से नहीं डरती थी, ना ही उन बातों पर विश्वास करती। पर पढ़ाई में वो निर्मला जितनी नई टॉपर नहीं थी। कई बार निर्मला के स्थान प्राप्त करने की कोशिश की, पढ़ाई भी की। इस बात का सुषमा को हमेशा से मलाल रहता। वो निर्मला से चिड़ी चिड़ी सी रहती। जब भी कोई शिक्षक निर्मला की प्रशंसा करता कि पढ़ने का हुनर को निर्मला से सीखे, तो वह जल भून जाती। वो उस चीट का सारा कसर अब उसकी कमजोरियों पर निकालने लगी। उसका उपहास उड़ाती। निर्मला उसकी बातों को नज़रअंदाज करती रहती थी। वो जानती थी वो डर के कारण से स्कूल घर से अकेले नहीं जा सकती। वजह घर और स्कूल के रास्ते में पड़ने वाला बड़ा विशाल बरगद का घना वृक्ष, जिसके गांव में हजारों कहानियां चर्चित थी। कोई कहता भूतों का निवास स्थान है, कोई कहता सिर कटे जिन रहते हैं, कोई कहता कि इस वृक्ष के जड़ के नीचे चुड़ैलों का वास है, जो दोपहर में रात में वेश बदल कर लोगों का शिकार करती रहती है। उसी बरगद के बगल में एक टूटी सी झोंपड़ी है, जिसकी अलग एक कहानी। उस घर में रहने वाली वृद्ध महिला एक डायन है, और वो बरगद पर जितने भी भूत प्रेत हैं सभी की माँ है। और वो डायन उनके लिए छोटे या बड़े बच्चों की बलि देती है। और भी कई कहानियाँ लोगों ने सुनी सुनाई। निर्मला इसी डर से सुषमा की हर अपमान को सह लेती, और सुषमा रोज रास्ते में एक नित नई झूठी भूत की कहानी का गठन सुना देती। दोनों घर में दोनों साथ पढ़ाई करती और एक साथ ही रहती। पर सुषमा उसे किसी न किसी बहाने उसे पीछे करना चाहती। टेस्ट पेपर का समय आने वाला था। निर्मला और सुषमा दोनों तैयारियां शुरू कर दी। तभी सुषमा ने एक नया योजना बनाई। अब वो आधी रात में निर्मला को जगाकर डराने का ड्रामा करती। बोलती, देख निर्मला, आज के बाद तेरे साथ नहीं सोऊंगी, क्योंकि अभी मैं तेरे सर के किनारे किसी सफ़ेद साड़ी वाली महिला को देखी। वो तेरे को घूर रही थी, फिर अचानक गायब हो गई। शायद वो कोई चुड़ैल हो। और सुषमा उस दिन बाद निर्मला के साथ नहीं सोई, और इधर सुषमा का योजना सफल हो चुका था। अब निर्मला को बेड पर सचमुच में भूत नजर आने लगे। अंधेरे में डर लगने लगा। वो अब अपनी परछाई से भी डरने लगी। निर्मला का डर इतना घर कर गया, दिल और दिमाग में वो सूखने लगी। चेहरे पीले से पड़ने लगे। पढ़ाई भी जाती रही। टेस्ट पेपर हुआ तो रिजल्ट इस बार विपरीत। निर्मला इस बार छठे स्थान पर थी, और टेस्ट की टॉपर सुषमा। सुषमा को मानो पूरी जहाँ की खुशियाँ मिल गई थी। अब वो अपनी युक्ति से इतनी परेशान हुई कि दो चार बातें और बड़ा चढ़ाकर अपनी सहेली को बता दी कि निर्मला के साथ ये क्या काम किया। स्कूल के प्रिंसिपल त्रिवेणी को बाबू को अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि निर्मला ऐसे मार्क्स कैसे ला सकती है। पेपर रीचेक हुए, पर वास्तविकता तो यही थी कि निर्मला इस बार छठे नंबर पर थी रिजल्ट में। त्रिवेणी बाबू निर्मला के माता पिता को स्कूल में बुलाया और रिजल्ट से अवगत कराया। फिर निर्मला के विषय में पूछे कि घर में कोई कला या द्वेष तो नहीं है जिससे इसकी हालत हुई। उसके माता पिता ने इन बातों से इनकार किया। वो निर्मला के नए हाव भाव से विचलित जरूर थे। त्रिवेणी बाबू क्लास के सहपाठी लड़कियों से निर्मला के बारे में जानने की सूझी तो किसी चाहते निर्मला और सुषमा की देश की कहानी आखिर जाहिर कर दी। अब कुछ साफ साफ था। अब त्रिवेणी बाबू सब कुछ सही कर देने का आश्वासन दे निर्मला के पेरेंट को विदा किया, और दोपहर की स्कूल की छुट्टी के वक्त निर्मला और सुषमा दोनों को क्लास में बुलाया। सुषमा पूरे स्कूल में सिर्फ त्रिवेणी बाबू से ही डरती थी, इसलिए डर से गेट के किनारे स्थित थी, और निर्मला आज्ञा ले अंदर गई। त्रिवेणी बाबू अपनी कुर्सी से उठ निर्मला के पास गए। उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोले, देखो निर्मला, तुम ऐसे डर के शिकारग्रस्त हो जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं है। सभी एक मनगढ़ंत कहानियाँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, जिसका कोई वजूद नहीं है। फिर चुरुक कर त्रिवेणी बाबू सुषमा की तरफ मुड़े और चिल्लाए, सुषमा भाग, तुम्हारे पीछे काला नाग सांप है। सुषमा चीखती हुई दो फलांग में निर्मला के पीछे आकर छुप गई। आंखें डर के मारे मूंद ली। त्रिवेणी बाबू हंस पड़े और बोले, कोई सांप नहीं है। सुषमा, आंखें खोलो। तो मैं जो एक एग्जाम्पल था कि जिस तरह मेरे झूठ और मनगढ़ंत सांप की कहानी के डर से
बगैर पीछे देखे आगे आंखें बंद करके छुप गई। यही से भूत प्रेत की कहानियाँ भी है। लोग अपने फ़ायदे के लिए तरह तरह की कहानियाँ बना देते हैं। इस डर को कायम रखने के लिए हमेशा नया तड़का डालते हैं ताकि लोग डरे। इस डर के निवारण के एवज में छोटा मोटा फ़ायदा होगा। सुषमा को काला नाग का भय से डराया, इसी तरह उसे मैं अजगर सांप बोलकर डरा सकता था। इसी तरह कोई भूत प्रेत या चुड़ैल बोलकर भोले भाले लोगों के दिल में डर पैदा करते हैं। त्रिवेणी बाबू कड़क कर सुषमा से बोले, सारी बातें बता दी। जिसके डर के साए में निर्मला जी रही थी। तब प्रिंसिपल साहब ने दोबारा ऐसी गलती न करने की सख्त हिदायत देकर सुषमा को जाने को कहा। फिर निर्मला से बोले, चलो निर्मला, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव की तरफ चल रहा हूँ, किसी से मिलने जाना है, बहुत दिनों से गया नहीं। त्रिवेणी बाबू की बातों से साफ दिखने लगा था कि निर्मला के स्वभाव से उसके चेहरे के डर से बादल छंट रहे थे। रास्ते का बरगद अब समीप था। वर्ष के करीब 100 मीटर की दूरी पर त्रिवेणी बाबू रुककर निर्मला बोले, क्या ये पेड़ तुम्हें अभी भी खूंखार दिखता है? निर्मला ने नहीं मैं सिर हिलाया। त्रिवेणी बाबू बोले, तुम्हारी यही बात को मैं सच मानूंगा जब तुम इस पेड़ के पास यहाँ से अकेले जाकर छूकर इसे कहो कि मैं अब तुमसे नहीं डरूंगी। वो डर मेरी भूल थी। और ये शब्द इतने ज़ोर से कहना कि वो आवाज़ भी सुनाई दे। निर्मला स्वीकृति में सिर हिलाकर अपने कदमों को बढ़ा दी। पेड़ के तने के समीप वे पहुंच गई। नजरें उठाकर देखा, घना छायादार वृक्ष है जिसकी शाखाओं पर चिड़ियों के छोटे छोटे घोंसले जिनमें चू चू की आवाज़ आ रही थी। डालियों पर किटकिट करते गिलहरी फुदक रहे थे। इस पेड़ के नीचे काफ़ी मवेशी छाया में विश्राम कर रहे थे। कितना मनोरम छाया है, पेड़ है तो आंचल है, इसे मैं भूतों का घर मान बैठी। तभी पीछे से त्रिवेणी बाबू बोले, क्या वो अभी भी डर रही हो? चिल्लाई क्यों नहीं? आज तक जो बोला था। निर्मला बोली, माफ़ करे सर, मेरे चिल्लाने से पंछी जीवों और मवेशियों के विश्राम में खलल पड़ता तो नहीं चिल्ला सकी। पर आज मैं अपने दिल का डर इस वर्ष के लिए ये दिल में पनपे कड़वाहट के लिए मन ही मन पछता रही हूँ। कई बार प्रार्थना करती थी कि आंधी आए, पेड़ गिर जाए, आसमान से बिजली गिरे, पेड़ गिर जाए। मैं यही प्रार्थना करती थी, पर अब मैं चाहती हूँ कि पेड़ ना गिरे। और अब से निर्मला का डर हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। छाया रात के डायन का। एक गांव में सुगंधा नाम की महिला रहती थी जिसके 2 छोटे बच्चे थे। वह उसी गांव में अपने पति और बच्चे के साथ उसी गांव में अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। ऐसा हुआ कि एक रात गांव में बहुत तेज़ तूफान आया। तूफान इतना तेज़ था कि कई झोंपड़ियाँ उड़ गई, बड़े पेड़ टूट गए और इधर उधर बिखर गए। गांव का हर व्यक्ति क्षतिग्रस्त हो गया, कुछ फसलें टूट गई, नुकसान पहुंच गया। जब तूफान शांत हुआ, जब सुबह हुई तो गांव की स्थिति परेशान थी। आज तक सब कुछ तबाह हो गया। इस गांव में इतना तेज़ तूफान कभी नहीं आया था। सबके माल बर्बाद हो गए। वे बहुत रोए क्योंकि उनका बहुत कुछ बर्बाद हो गया। एक बात बड़ी अजीब थी कि गांव में सबका थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन सुगंधा के घर गर्मी नहीं आई। जो एक अजीब बात थी, इस घटना के 1 सप्ताह के बाद गांव में कुछ सामान्य होने लगा। तब सुगंधा को कुछ अजीब सा लगा। एक दिन सुगंधा कड़ी धूप में घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी छाया उस कठोर सूर्य में नहीं बन रही थी। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने दूसरे व्यक्ति को उसी सूरज में चलते देखा तो उन्हें यकीन हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति की छाया सामान्य हो रही थी, लेकिन खुशबू की छाया बिल्कुल नहीं बन रही थी। सुगंधा बहुत घबराई। यह कैसे संभव हो सकता है कि मेरी परछाई नहीं बन सके? जब उसने बात अपने पति को बताई तो उन्हें सुगंधा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब सुगंधा उसे धूप में अपने साथ लेकर दिख जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वास्तव में उसकी छाया नहीं बन रही थी। सुगंधा के पति ने सोचा कि वे किसी को इसके बारे में बताने नहीं देंगे, नहीं तो गांव वालों ने उन्हें चुड़ैलों के रूप में मार दिया होता। इस डर से उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। सुगंधा ने इस बात को दूसरों से छुपाई, लेकिन खुद घुट रही थी। सुगंधा की रातों की नींद उड़ रही थी। हर समय ऐसा लगता कि उसका जीवन उसके शरीर से बाहर चला गया। दिन के दौरान सुगंधा की छाया नहीं थी, लेकिन रात के अंधेरे में वह कई छायाओं को अपने चारों ओर घूमती देख सकती। सुगंधा ने महसूस किया कि वह जानने के लिए कि कितनी परछाइयाँ हैं। परछाइयाँ सुगंधा की ओर सभी परछाइयाँ उसकी आंखों को छूने लगी और वहाँ मौजूद सभी परछाइयाँ सुगंधा की ओर बढ़ने लगी। उन सभी को उसकी ओर बढ़ते देख सुगंधा डर के मारे बेहोश हो गई। लेकिन तभी उसका पति वहाँ आता है और सुगंधा को बेहोश देखता है। उसके चेहरे पर पानी की बौछार करता है, जिससे सुगंधा को होश आता है। होश में आने के बाद वह अपने पति को पूरी बात बताती है, जिसके बाद वे तय करते हैं कि कल रात वे इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। एक कहावत है कि दीवार में एक कान भी होता है। यह बात बिल्कुल सच साबित हुई। मुझे नहीं पता कि ग्रामीण को कैसे पता चला। अगली सुबह सभी गांव वाले एक साथ आए। सुगंधा के घर आने की धमकी
दी। उसने सुगंधा से कहा कि तुम बाहर आकर इस धूप में खड़े रहो, अगर ये बात सच हुई तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। सुगंधा डर के मारे रोने लगे कि उसे पता था कि आज उसकी मौत निश्चित है। जब लोगों ने उसे धूप में देख रखा तो उन्होंने देखा कि उसकी छाया वास्तव में नहीं बन रही थी। वहाँ मौजूद संत ने ग्रामीणों को होश उड़ा दिए। वे समझ गए कि एक चुड़ैल है। उसने सुगंधा को मारने का फैसला किया और ग्रामीणों ने उसे जमीन में दफनाने का फैसला किया। सुगंधा रोते हुए कह रही थी कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो। लेकिन ग्रामीणों ने उसकी कोई बात नहीं मानी, उसे जीवित भूमि में गाड़ दिया। जब वह बिरुड़ गई थी तो उसके पति को भी लोगों ने बहुत पीटा। उसी रात उस गांव में एक बहुत तेज आंधी सब कुछ तोड़ रही थी, इधर उधर बिखर गई। तब सुगंधा का पति सुगंधा के मकबरे के पास पहुंचा, उसे खोदना शुरू किया। तेज आंधी में उस कब्र को खोदना बहुत मुश्किल था क्योंकि धूल मिट्टी बह रही थी, लेकिन उसे लगातार उस कब्र को खोदे जा रहा था। शीघ्र ही सुगंधा की लाश को उसके द्वारा देखा गया। उन्होंने उस कब्र से बाहर निकाल दिया। उसने देखा कि सुगंधा की सांस अभी भी चल रही थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।